हेलो एवरीवन, हीलिंग विद डॉक्टर शीतल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर शीतल गोयल, न्यूरोलॉजिस्ट, मुंबई से हूँ। आज के इस कॉमर्शलाइजेशन के दौर पे बिल्डिंग्स और फैक्ट्री जिस गति से बढ़ रही है, उसी गति से बढ़ रही है हमारे देश का पॉल्यूशन। जो ऑर्गन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है वो है हमारे लंग्स। आज इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है एक प्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट, मेरे कलीग डॉक्टर सुलेमान। सो डॉक्टर सुलेमान, आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। डॉक्टर सुलेमान, क्या आप हमें लंग्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? जरूर बता सकते हैं। आई थिंक अभी आप देखेंगे लंग्स ऐसे तो ज्यादा फ्रंट में आता नहीं है, लेकिन कब किसी का दिल टूटता है, कब किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तब पूरा जो बर्डन है, पूरा हर्जाना या जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसका पूरा फोकस लंग्स के ऊपर आता है। बिल्कुल। जैसे कोविड में आपने देखा होगा, कोविड ने इतना नुकसान किया है, बट एक चीज हुआ है कि इसकी वजह से फेफड़ा या लंग्स जिसको हम कहते हैं, ये फोकस में आया है। अभी लंग्स हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग ऑर्गन है, हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ये फेफड़ों की वजह से, जिसे हम लंग्स कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेता है, हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड में जाके, एंड इट कीप्स योर बॉडी हेल्दी। और जो अनप्योर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम एक्सहेल करते हैं। तो मेन फंक्शन जो लंग्स का है, बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना एंड टू ब्रीथ आउट इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो मैं ये समझू कि जितना तवज्जो और इम्पोर्टेंस हम लंग्स दिल को देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस हमें लंग को भी देनी चाहिए। जरूर, लंग सिर्फ हर्जाना भरता है, बट अभी उसको भी थोड़ा तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। चलिए, तो फिर इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि हमें कहाँ कहाँ उसको इम्पोर्टेंस देनी है। जरूर। आज के मॉडर्न टाइम में, आज के दौर में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है? देखो, जैसा मैंने बताया, लंग्स का काम है ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देना। अभी इसके ये जो प्रोसेस में जो भी अगर इफेक्ट आता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका इफेक्ट लंग पे पड़ता है। अभी आज के मॉडर्न दौर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखेंगे इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतनी गाड़ियां हैं जो इतना पोल्यूटेंस कर रही है, रोड पे इतने डस्ट है। तो सबसे बड़ा कारण अगर आप मुझे पूछेंगे आज के दौर में, तो एयर पोल्यूशन इज समथिंग जो लंग्स को बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं। अभी एयर पोल्यूशन के अलावा आज के जनरेशन में आप देखेंगे स्मोकिंग इज बिकम लाइक अ लाइफस्टाइल। तो हमारे यंगस्टर्स है, वो वेपिंग करते हैं, उनको लगता है कि सिगरेट इतना नुकसान नहीं करती है, बट स्मोकिंग इन एनी वेज, दैट इज वन। फिर हमारे गांव में अगर आप देखेंगे तो पहले चूल्हे पे बायोमास फ्यूल यूज करते थे, उसके वजह से लंग्स पे इफेक्ट आता है। फिर हमारे ऑक्यूपेशनल जो वर्कर्स है, जो काम करते हैं, उसकी वजह से जो धुआं या जो ऑक्यूपेशन में कॉटन है, एस्बेस्टोस है, ये जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनका धुआं लेने से इसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिससे ये प्रॉब्लम्स लंग्स में आ सकती है। डॉक्टर सुलेमान, आपने अभी बताई एयर पोल्यूशन के बारे में, तो एयर पोल्यूशन के बारे में आप कुछ और जानकारी दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? जरूर, ये तो जानकारी देना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस दौर में ऐसा है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है और कुछ है जो पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है। तो एयर पोल्यूशन अगर मैं आपसे कहूं तो दो तरह के होते हैं। हम जो नॉर्मली डिस्कस करते हैं वो आउटडोर एयर पोल्यूशन है। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपका कंस्ट्रक्शन है, गाड़ी है, रोड डस्ट है, ये पूरे एयर में एक इम्प्योर एयर पैदा करता है। अभी हम इसको कैसा मेजर करते हैं, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स करके एक पैरामीटर है जो मेजर करता है कि आपकी एयर कितनी प्योर है, और इसकी कैटेगरीज होती है। अगर प्योर एयर है तो अराउंड 1 to 50 या 50 to 100 दैट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। उसके ऊपर जैसे 100 के ऊपर जाता है, द एयर स्टार्ट्स बिकमिंग इम्प्योर, और फिर उसका इफेक्ट आपके लंग्स पे, एंड देन योर बॉडी स्टार्ट्स शोइंग द इफेक्ट
ऑफ दिस एयर पोल्यूशन। तो आप देखेंगे तो हर न्यूज में या सुबह न्यूज़पेपर में आपको आएगा कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्मार्ट वॉच में भी अगर आप देखेंगे तो इट टेल्स यू कि आपकी एयर कितनी प्योर है, कितनी इम्प्योर तो है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना, व्हाट इज द कट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स? सी 1 to 100 जैसा मैंने कहा इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। ओके, एनीथिंग अबव 100, अभी दिल्ली में आप जाएंगे तो 300 है। मुंबई में भी विंटर या सीजनल चेंजेस के हिसाब से हमारा ऑलवेज 100 के ऊपर ही रहता है। ओके, और खास करके विंटर में इट बिकम्स वर्स बिकॉज वो स्मॉग रहता है, विंड का स्पीड कम रहता है। तो अगर आप सुबह उठेंगे तो पूरा आपको धुआं दिखेगा, फॉग बिल्कुल, दिखेगा, यस। तो उसको हम स्मॉग बोलते हैं। दैट इज एन इम्प्योर एयर। और अगर आप उसको इनहेल करते हैं तो उसका लंग्स के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस एयर पोल्यूशन से अगर हमें बचना है तो आप क्या क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, पहला, बाहर का जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी सम पॉलिसी फॉर दिस टू गेट इट अंडर कंट्रोल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे लिए ये है कि अगर आप बाहर जाते हो और खास करके बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है या जिसको एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो इनको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बिकॉज दैट इज वन एस्पेक्ट जिससे आप एक्सपोजर कम कर सकते हैं लंग्स के ऊपर। लेकिन ये मास्क अगर आप देखना जाए तो अगर हम किसी फार्मेसी में जाकर मास्क उनसे मांगे तो कई प्रकार के दिखाते हैं। Right. तो आपके हिसाब से एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट आप हमारे व्यूअर्स को कौन सा मास्क एडवाइस करेंगे? जरूर, आई थिंक कोविड ने काफी सिखा दिया है लोगों को, और लोगों को आई थिंक काफी जानकारी है इस बारे में। बट ऑनेस्टली N95 और N99 ये दो मास्क है विच आर एक्चुअली विल प्रिवेंट योर एक्सपोजर। अभी एयर पोल्यूशन में क्या होता है, देयर आर पर्टिकुलर साइज, जो साइज होती है। नॉर्मली PM10 होता है जो हमारा बॉडी नॉर्मली इसको फिल्टर कर सकता है। जैसे हमारे नोज में गया तो वी हैव सीलिया विच जो हमारे इस चीज को बाहर फेंक देता है। लेकिन एक PM2 पार्टिकुलेट साइज 2.5 है जो हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स के अंदरूनी हिस्से में बैठकर लंग्स को अफेक्ट कर सकता है। तो हमें एक ऐसा मास्क चाहिए जो इसको फिल्टर आउट कर सके। तो N95 एंड N99 ये ऐसे मास्क है जो एक्चुअली PM पार्टिकुलेट साइज 2.5 है उसको फिल्टर करते हैं। लेकिन हम देखेंगे काफी लोग सर्जिकल मास्क पहनते हैं जो नॉर्मली मिलते हैं। तो इस मास्क से आपको इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, ये एक साइकोलॉजी है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर द राइट मास्क, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मास्क या खाली हैंकरचीफ पहनेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो डस्ट उसमें ही अक्यूमुलेट होके आपको और परेशानी दे सकता है। ओके, तो इसीलिए आपको सही तरह का मास्क पहनना बहुत जरूरी है। कई लोगों को उससे थोड़ी दिक्कत भी आती है ब्रीदिंग में, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करके उसका फिट भी सही होना बहुत जरूरी है। कई लोग मास्क पहनते हैं बट लूज होता है, नेजल फिट सही नहीं होता है। तो अगर आप वो सही तरह से नहीं पहनोगे तो भी उसके उतने ही साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सिर्फ सही मास्क नहीं बट सही तरह से मास्क पहनना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं समझूं तो N95 इज क्वाइट एक्सेप्टेबल। यस, ये कोविड के टाइम पे आई थिंक लोगों ने बहुत यूज किया है, सो दे नो अबाउट इट। लेकिन अभी ऐसे दौर में फिलहाल जब कोविड है सेटल डाउन, तो फिर लोग जब जाते हैं तो नॉर्मल सर्जिकल मास्क या रुमाल पहनते हैं। तो जिसको अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है उनको इससे ट्रिगर होके उनकी तकलीफें और बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए सही तरह का मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो ये तो आपने बताया कि अगर हमें बाहर जानी है तो हम N95 का प्रयोग कर सकते, बट अगर कोई घर पे है और वो घर को एयर प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो अगर हम देखें तो कई आजकल कॉमर्शियल स्टोर्स में हमें देखने को मिलता है कई तरह के एयर प्यूरिफायर जिसको काफी पब्लिकली दिखाया जा रहा है। तो आपका उसमें क्या कहना है? तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एयर पोल्यूशन दो तरह के होते हैं। जी। एक आउटडोर का हमने डिस्कस किया, जी। लेकिन बहुत कम लोग इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। और इंडोर एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो या ध्यान देते नहीं है बिकॉज वी डोंट रियलाइज के दिस कैन बी डेंजरस फॉर आवर बॉडी। अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगरबत्ती हम घर में जलाते हैं, जी, सेंटेड परफ्यूम हम जलाते हैं, मस्कीटो कॉइल्स जलाते हैं। जी, अभी ऑल दीज आर inhaled poison, it's like which goes in your lungs, और इससे आपको तकलीफ हो सकती है। पर इस पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसलिए इससे भी बचना इक्वली इम्पोर्टेंट है।
तो आपके घर में इस सब का इस्तेमाल आप जितना कम करेंगे एक क्लोज एनवायरनमेंट में, उतना आपके लिए अच्छा है। बट जैसा आपने कहा, अभी आउटडोर अगर एयर पोल्यूशन है और लोगों को इंडोर बचना है, तो एयर प्योरीफायर ऑनेस्टली स्पीकिंग साइंटिफिकली क्लैरिटी नहीं है कि कितना इफेक्टिव है। तो हम सब लोगों को इसके बारे में ज्यादा हम देते नहीं है एडवाइस, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं। एक तो आपके घर के साइज के हिसाब से आपको एयर प्योरीफायर लेना है। सेकेंडली, इसको आपको 24 घंटा चालू रखना है, अगर आप घर में है या नहीं है फिर भी वो ऑन रहेगा। आप किस डायरेक्शन में बैठते हैं उस डायरेक्शन में मोस्टली उसका फ्लो आना चाहिए। और प्लस आप किस तरह का एयर प्योरीफायर खरीदते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर भी देयर आर फिल्टर्स जो इम्प्योर एयर को फिल्टर करते हैं, तो वो फिल्टर सही होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, कुछ एयर प्योरीफायर ऐसे होते हैं जो ओजोन सिक्रीट करते हैं, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो एयर प्योरीफायर के सिर्फ फायदे भी नहीं है, उसके थोड़े नुकसान भी है, प्लस कॉस्ट फैक्टर भी इसमें आता है। तो अनलेस अगर कोई बुजुर्ग है या जिसको अंडरलाइंग लंग्स के प्रॉब्लम है, वो घर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन इज वेरी बैड और सब मतलब पूरा आपका बंद है, वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, तो सच केसेस में 10 to 20% केसेस हम बोलते हैं कि आप एयर प्योरीफायर यूज कीजिए। और उसमें एक स्पेशल हेपा फिल्टर आता है विच इज सपोज टू बी द बेस्ट। तो वो हेपा फिल्टर रिलेटेड जो प्योरीफायर है, दे आर सपोज टू बी गुड। ओके, तो अगर किसी को एयर प्यूरिफायर के बारे में सोचना है देन दे हैव टू लुक फॉर द हेपा हेपा फिल्टर। बट ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ फिल्टर नहीं है, कुछ एयर प्योरीफायर आवाज भी करते हैं रात को सोते वक्त, तो इट अफेक्ट्स योर स्लीप। फिर उसकी वजह से ड्राइनेस भी आता है, तो वो कभी कभी इट बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। और किसी किसी को अगर एलर्जी और एस्थमा है, अगर वो एयर प्योरीफायर है तो उसके वो केमिकल या एब्जॉर्बेंट की वजह से कभी कभी इट ट्रिगर्स, तो आपका अस्थमा या एलर्जी वर्स भी हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के, बेनिफिट और रिस्क को देख के आप हम डिसाइड करते हैं वेदर इनको एयर प्योरीफायर एडवाइस करना है या नहीं करना। तो आपने अस्थमा के बारे में बताया अभी, लेकिन अभी ना हम सुन रहे हैं कि कई लोगों को सीओपीडी हो रही है। ये सीओपीडी क्या होती है? देखो, सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अभी एयर पोल्यूशन के अलावा जो दूसरा मेन फैक्टर हमारे लंग्स को जो अफेक्ट कर रहा है वो है स्मोकिंग। अभी स्मोकिंग सालों से आ रहा है, पहले बीड़ी था, फिर सिगरेट था, और अभी आज के यंगस्टर्स आप देखेंगे तो वेपिंग करते हैं। वेपिंग क्या होता है? देखो, वेपिंग एक तरह का ई सिगरेट है जिसमें अगर आप स्मोकिंग करते हो सिगरेट वगैरह, तो उसके अंदर टोबैको रहता है एंड देयर आर ऑलमोस्ट 4000 टाइप ऑफ केमिकल्स जो हम इनहेल करते हैं। अभी वो केमिकल्स भी कैसे, जो गटर में मीथेन निकलता है, कैडमियम है जो बैटरी में होती है, इस तरह के केमिकल्स आप इनहेल करते हैं और आपको लग रहा है कि आपको एक हाई मिल रहा है। तो आजकल के यंगस्टर्स को लगता है कि हम सिगरेट छोड़ के वेपिंग करते हैं क्योंकि इसमें टोबैको नहीं है। बट जहर आप इतना लो या इतना लो, जहर जहर होता है। आप अंदर जहर तो ले रहे हैं, बट इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो निकोटीन एक चीज है जो आपको एडिक्शन दे रहा है, तो आपने सिर्फ जरिया बदला है, बट उसका नुकसान इतना हो या इतना हो, लंग्स पे एंड में आना ही है। तो वेपिंग आजकल के यंगस्टर्स को लगता है सेफ है। और दूसरा वेपिंग है कि वो फ्लेवर्ड होता है, तो उसमें हम आप निकोटीन डायरेक्टली नहीं लेते हैं, तो वेपिंग में फ्लेवर्स आते हैं, तो आप फ्लेवर्स यूज करते हैं, तो वो स्मोकिंग रिलेटेड जो बैड स्मेल है वो नहीं आती है, तो आपको एक अच्छा स्मेल आता है सामने वाले को भी। तो दैट्स व्हाई जेन जी जो है वो अब वेपिंग में चले गए। लेकिन स्मोकिंग में दूसरा जो मेन फैक्टर है कि सिर्फ पीने वाला नहीं, अगर आप मेरे सामने हो और मैं आपके सामने सिगरेट पी रहा हूँ, तो सेकेंड हैंड स्मोक जो हम बोलते हैं, पैसिव स्मोकिंग, तो मेरे अंदर तो 30% जा रहा है, बाकी का आप अंदर लेके आपके लंग्स को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, और तो प्लस इसके अलावा अभी थर्ड हैंड स्मोक भी है। थर्ड हैंड मतलब क्या, आपने स्मोकिंग कर लिया, जो स्मोक है वो आपके एनवायरनमेंट में आके आपके पर्दे के ऊपर है या टेबल के ऊपर है, ये रह जाता है। तो व्हेन एवर यू आर यूजिंग योर आपके पर्दे यूज कर रहे हैं या आप उस हाथ लगाते हैं और वो हाथ कभी आपने मुंह पे लगाया तो वो भी आप इनहेल कर रहे हैं और एनवायरनमेंट में भी वो रहता है। तो अभी 3 हैंड स्मोक हो गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैंड।
तो ऑल द थ्री आर इक्वली डेंजरस। डेंजरस बिकॉज मेन तो आप कर रहे हैं लेकिन वो पैसिव वाला भी उतना अफेक्ट हो रहा है और थर्ड हैंड जो कर रहा है वो भी इफेक्ट हो रहा है। अब ये क्या करता है, जो स्मोक आपके लंग्स में जाता है वो आपकी सांस की नली और जो फेफड़े रहते हैं इसके अंदर जो एयर हम ले रहे हैं उसको सर्कुलेट करते हैं, उसको एल्वियोलाई बोलते हैं। अभी उस एयर पैसेज में सूजन पैदा करता है एंड योर लंग्स स्टार्ट गेटिंग ड्राइड अप और स्वेलिंग आ जाती है। तो एक हद के बाद वो इरिवर्सिबल हो जाती है। तो इसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। जब आपका लंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाता है और वो एल्वियोलाई में सूजन आती है तो फिर एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका ऑक्सीजन गिरने लगेगा एंड एंड में आप थोड़ा भी चलेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। और आपने देखा होगा कई लोग ऑक्सीजन लेके घर में रहते हैं तो एंड में उस नौबत आ सकती है कि आपको ऑक्सीजन भी घर में लेना पड़ सकता है एंड वंस द डैमेज इज डन इट इज इरिवर्सिबल। सो स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इज इक्वली डेंजरस। तो इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। Got it. तो डॉक्टर सुलेमान, मुझे ये बताइए कि कई बार पेशेंट मेरे ओपीडी आते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैडम मैंने 5 साल से स्मोकिंग छोड़ रखी है, पर मैंने कई सालों तक 5 साल पहले कई सालों तक उन्होंने स्मोकिंग की है। तो वो मुझसे ये जानना चाहता है कि क्या अभी मेरा लंग वापिस एक नॉर्मल लंग की तरह जा चुका है या इट इज स्टिल डैमेज्ड। तो आपका क्या कहना है उसमें? देखो, अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हो तो डेफिनेटली लंग फंक्शन रिवर्स होते हैं। ओके। सो अगर आपने 5 साल छोड़ा है डेफिनेटली आई एम श्योर लंग फंक्शन काफी रिवर्स हुए होंगे, बट एग्जैक्ट कितना होगा वो प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। बट डेफिनेटली योर लंग फंक्शंस कैन कम बैक टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू अ नॉर्मल लेवल। तो अगर आप स्मोकिंग आज भी छोड़ेंगे तो इन नेक्स्ट 1 ईयर यू कैन सी दैट डिफरेंस। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर आवर व्यूअर्स कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आप एक वापिस नॉर्मल लंग्स तक जा सकते हैं। और उसमें दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, बट जैसे अगर आपको अंडरलाइंग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स। रिवर्सल डेफिनेटली हैपेंस, कितना होता है वो हर इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स जो एक पेशेंट लेके आता है आपके पास जब उसको कोई लंग डिसऑर्डर होता है? तो देखो, लंग्स और हार्ट दो ऐसी चीज है जो एक दूसरे के करीब है, तो इसलिए दोनों के जो सिम्टम्स है वो सिमिलर है। जैसे दिल टूटता है तो फेफड़े उसे संभालते हैं, वैसे ही इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो सबसे कॉमन सिम्टम्स लेके आते हैं वो है खांसी, जो कई दिनों से है, ठीक नहीं हो रही है, और फिर अचानक जब वो चलने लगते हैं तो दे स्टार्ट गेटिंग ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अभी लंग के इसमें स्टेजेस होते हैं। अगर आप स्मोकर है तो आपके ग्रेड्स होते हैं 1 2 3 4। जैसे अगर आप खाली पहले चलते हैं, कोई आपके साथ चल रहा है तो आपको दम लग रहा है, फिर आप एंड में अगर खाली बैठे हैं तो आपको दम लग रहा है। तो ये स्टेजेस के बेसिस पे हम उनको ग्रेड करते हैं। इसके साथ चेस्ट पेन हो सकता है। दूसरा मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि आपको खांसी के साथ बलगम, जो हम कहते हैं स्पूटम, वो आने लगता है। अभी लंग्स में अलग अलग तरह के स्पूटम होते हैं। जैसे अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको पीला या ग्रीन कलर का बलगम आएगा। अगर अंदर ब्लीडिंग वगैरह है तो आपको रेड ब्लड आ सकता है, जो खून बोलते हैं खांसी में। कभी कभी ब्राउन आ सकता है, लेकिन वो शायद आपके पेट से आता है, उसको हम हिमेटेमेसिस कहते हैं। लेकिन कभी कभी हार्ट के वजह से भी बलगम आता है, जो पिंक फ्रॉदी स्पूटम हम बोलते हैं, वो हार्ट फेलियर की निशानी। तो कभी कभी ये बलगम से हमें पता चल सकता है कि लंग्स का प्रॉब्लम है कि नहीं। दूसरे अनयूजुअल सिम्टम्स आप देखेंगे, चेस्ट पेन। अगर आप सांस लेते हो तो आपको चेस्ट में ज्यादा दर्द होता है, तो दैट इज वन सिम्टम। और अनयूजुअली कभी आप नेल्स, अगर आपने देखा होगा जिसको क्रॉनिक लंग है तो उनका लंग्स का ये नेल्स का शेप इज लाइक अ पैरेट बीक, हम उसको क्लबिंग बोलते हैं। तो ये नॉर्मली कोई नोटिस नहीं करता है, बट उनके पूरे कर्व हो जाता है, उसमें भी ग्रेडिंग हो जाता है। और अगर आपके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आपके नेल्स ब्लू होने लगते हैं, उसको हम साइनोसिस बोलते हैं, आपके लिप्स ब्लू होते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार ब्लूइशनेस दिखती है, तो ये एक निशानी है कि आपके लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है एंड इट्स अ टाइम कि आपको इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन
लेना चाहिए। हम्म, दूसरा है कभी कभी पैरों में सूजन आ जाती है, तो पैरों की सूजन मोस्टली तो हार्ट की वजह से होती है, लेकिन लंग्स की वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट पे कभी प्रेशर आता है तो उसकी वजह से भी आपके पैर में सूजन आ सकती है। तो क्लिनिकली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन डिफरेंशिएशन हम फिर इवेल्युएट करके टेस्ट करके आगे हम जी। पता करते हैं। ओके, तो ये जो हम सोते हैं, when we go to sleep, is there any particular position which you will advise to our viewers, which is the best position for lung health? नहीं, पोजीशन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप पेट पे सो रहे हैं तो Prone. हाँ, Prone प्रोन, position. सो दैट समटाइम्स क्रिएट इश्यूज, Okay. स्पेशली अगर आप ओबेज है तो। और कई बार अगर आप साइड पे है तो देन इट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर। Okay. लेकिन आजकल काफी लोग ओवरवेट होते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आपने जी। सुना होगा, आई थिंक लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, बट जब आप सोते हैं तो आपकी सांस की नली दब जाती है और आप स्नोरिंग करने लगते हैं। जी। लोगों को पहले लगता था ये अच्छी निशानी है, ये बहुत प्रॉस्परस आदमी है जो खर्राटे ले रहा है, जी जी। बट नाउ वी नो दैट दिस इज समथिंग जिसमें आपके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है और आपका बॉडी फिर पूरी तरह फंक्शन नहीं कर सकता। वो मोटापा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, एंड एंड में यू स्टार्ट बिकमिंग मोर फैट। और So इसकी it's a vicious cycle. विशियस साइकिल, और एंड में उसका पूरा प्रभाव आपके हार्ट पे आता है। एंड वी सी पेशेंट्स जो गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, या दे कम विद Agree. सडन कार्डियक अरेस्ट। Even in obstructive sleep apnea, we also see there is an increased risk of stroke. यस, Stroke की भी काफी रिस्क बढ़ जाती है, तो we are also very particular यस, about. और वो एयर पोल्यूशन से भी होती है। अगर पीएम साइज 0.1 है जो बहुत कम लोग बताते हैं, जी। जो आपके ब्लड में जाता है और वो ऑस्टियोपोरोसिस और सीवियर स्ट्रोक कर सकता है। एंड इवन स्मोकिंग इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ओके, नाइस, ग्रेट। अब चलिए, सोने की तो बात हो गई, पर जब लोग उठते हैं, स्पेशली स्मोकर्स, तो उनको स्मोकिंग और चाय का एक तलब रहता है। और कई जमाने से एक शायरी चले आ रही है कि चाय ने सहारा दिया हमको और सिगरेट ने वफा निभाई। आपका इस कॉम्बिनेशन को लेकर क्या कहना है? पहली बात तो मैं सोच रहा हूँ कि जहर लेके कोई वफा कैसे कर सकता है। बात तो सही है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, चाय का सहारा तो समझ में आता है, लेकिन जी। स्मोकिंग की वफा के बारे में तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो आप दोनों चीज को कंबाइन कर रहे हो। जी। इसमें स्मोकिंग की वजह से जो मैंने बोला गैसेस जा रहा है, जी, पर चाय भी गर्म रहती है, हॉट, करेक्ट। तो आप दो हॉट चीज को आपके बॉडी में ले रहे हैं। तो आपका जो इसोफेगस है जिसके थ्रू आप खा रहे हैं, अब ये दोनों चीजें जब वहां जाती है तो ये आपके इसोफेगस को डैमेज कर सकती है। आपको इसोफेजियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरी बात, पेट में जाने के बाद हमारे पेट में कई अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे पेट को सपोर्ट करते हैं, जी। तो ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपको हम जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या एसिडिटी कहते हैं, वो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो कई बार आप देखेंगे स्मोकर्स ज्यादातर स्मोकिंग इसलिए करते हैं कि उनको टॉयलेट जाने के लिए स्मोक लगता ही है, उसके बगैर उनको टॉयलेट होती नहीं। अच्छा। तो इसीलिए कई बार जब हम स्मोकिंग छुड़ाने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का आता है कि उनको उसके बगैर टॉयलेट होती नहीं। तो इसलिए वफा तो नहीं, बट बेवफा सिगरेट जरूर आपको देगी, इतना मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ। बिल्कुल। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन इज अ वेरी डेंजरस वेरी कॉम्बिनेशन। डेंजरस। ओके, चलिए, अब एयर पोल्यूशन की बात हो गई, स्मोकिंग की बात हो गई, स्मोकिंग और चाय की कॉम्बिनेशन की भी बात हो गई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारा ऐसा कुछ नेचुरल रेमेडी है जो हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए? जरूर, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है और आई थिंक इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी लोगों को फायदा हो सकता है। नॉर्मली आपका जो ब्रीदिंग का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ज्यादातर ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं देते, यू डोंट रियलाइज। तो आपको आपके ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, इसलिए जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको घर पे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने बताता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप आपके ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर सकते हैं और वो ब्रीदिंग का सही तरीका है। तो नॉर्मली हम हमारे पेशेंट्स को लाई डाउन करके पेट पे हाथ रखने बोलते हैं और सांस लेके हैंड मूवमेंट
आपका होना चाहिए। तो दिस इज अ वे ऑफ द राइट वे टू ब्रीथ। तो इसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजनेशन है वो इंप्रूव होता है और आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ में काफी इसका इफेक्ट होता है। सेकेंडली योगा है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, पर्सलिप ब्रीदिंग है। ये सब ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो अगर आप फॉलो करते हैं तो इसके आपके लंग्स पे काफी पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। सेकेंडली आपके बॉडी को हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है। आपको सही स्लीप, नींद मिलना बहुत जरूरी है। फिर हम एडवाइस करते हैं, आप एयर प्योरीफायर की बात कर रहे थे, हम बोलते हैं आप कुछ अच्छे इंडोर प्लांट्स रखिए बिकॉज दे गिव यू ऑक्सीजन। तो अगर आप घर में प्लांट्स रखते हैं जैसे सरपेंट या स्नेक प्लांट्स, वो छोटे एलोवेरा है, मनी प्लांट है, जो पॉसिबल है, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। और सेकेंड लास्टली खाना अच्छा खाइए, अवॉइड जंक फूड एंड अगर आपको अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज है तो वो कोमॉर्बिडिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। जिसकी इम्यूनिटी वीक है, खास करके बच्चे हैं, बुजुर्ग है, उनके लिए ये सब बहुत फायदेमंद है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी इन एनी फॉर्म, कुछ नहीं तो आप वॉक कीजिए, अगर जिम जाना चाहते जिम, स्विमिंग, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच यू कैन सस्टेन। ये आप अगर इतना भी आप करते हैं तो आई थिंक इससे आपके लंग पे काफी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा एंड आई थिंक इवन योर होल बॉडी, सो इट विल कीप यू इन गुड हेल्थ और शायद आपको ज्यादा कुछ दवाई लेने की जरूरत या नौबत नहीं आएगी। तो ये जो आपने तो बहुत सारी बातें हमें बता दी, लेकिन मैंने कई घरों में देखा है कि लोग हॉट फर्मेंटेशन यूज करते हैं। लोग गाढ़ा बोल के एक चीजें होती है, गाढ़ा, यस, वो काफी यूज करते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कोविड में जितना नुकसान कोविड ने किया, आई थिंक काफी हद तक नुकसान काढ़े ने भी किया है। बिकॉज वो टाइम पे ऐसा था कि अगर आप काढ़ा पिएंगे यूजिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, जैसे अदरक है, मिरी है, पेपर्स, सब मिला के नींबू, तो इट विल प्रोटेक्ट यू। अभी इस चक्कर में क्या हुआ, लोग काढ़ा दिन में 5, 6, 7 कप पीने लगे। इससे उनका जो इसोफेगस है वो डैमेज हो गया, कई लोगों का लंग्स के ऊपर इफेक्ट आया। तो एनीथिंग विच इज डन ओवरटली या ज्यादा, तो उससे आपको नुकसान ज्यादा होगा फायदे से। हॉट फर्मेंटेशन नॉर्मली हम मसल स्पैज्म या पेन के लिए यूज करते हैं, एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा करेंगे तो इट कैन हार्म योर स्किन और योर बॉडी ऑल्सो। स्टीम जैसे आप लेते हैं, लोगों को लगता है सर्दी जुकाम है, स्टीम लो, ओके, बट अगर आप एक्सेस में लेंगे तो हमारे नोज में प्रोटेक्टिव सीलिया रहते हैं, जो मैंने आपको इनिशियली बोला था, जो हमारे अंदर जो पोल्यूटेंट्स जाते हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं। तो अगर आप स्टीम ज्यादा लेते हैं तो ये सीलिया वगैरह डैमेज हो जाते हैं, तो फिर फिल्ट्रेशन होगा नहीं, और वो स्मोक से तो आपको नुकसान होगा, बट वो पोल्यूटेंट्स भी और जाएंगे और आपको नुकसान दे सकते हैं। तो एनी चीज एक दायरे में, एक लिमिट में ठीक है, पर उससे ज्यादा अगर आप क्रॉस करोगे तो उससे आपको नुकसान ज्यादा होगा फायदे से। तो आपका ये कहना है कि स्टीम इनहेलेशन हो या गाढ़ा पीना हो, ये आप दिन में एक बार करो तो एज पर नीड। अगर आपको सर्दी जुकाम या साइनस प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया आप लीजिए, बट जस्ट आप ऐसे ही प्रिवेंशन के लिए या आप 5, 6 बार ले रहे हैं जस्ट थिंकिंग कि आप ठीक हो जाएंगे, देन दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। काढ़ा भी ले रहे हैं 1 कप, ठीक है, फॉर योर जनरल हेल्थ, बट आप दिन में 5-6 कप पी रहे हैं थिंकिंग कि आपको वायरल हुआ है और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तो देन दैट्स नॉट द राइट वे। इट्स अ मिसकंसेप्शन। यस, तो इट शुड ऑलवेज, आपको ये सब मेडिकल सुपरविजन या उनसे जो भी आपके डाउट्स क्लियर करके आपको ये करना चाहिए। आजकल यंगस्टर्स में हमने लंग कैंसर को भी काफी आते देखा है, मतलब इट्स वेरी प्रिवलेंट नाउ। यस, वी हैव सीन इन अमंग यंगस्टर्स। तो आप कुछ ऐसे वार्निंग साइन बताओगे जो किसी भी इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये सारे वार्निंग साइंस मेरे में दिख रही है या मेरे प्रियजन में दिख रहे हैं तो दे हैव टू बी अलर्ट? देखो,
ये आपने अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैंने कहा, स्मोकिंग और वेपिंग आजकल जेन जी में बहुत कॉमन है, जी और प्लस एयर पोल्यूशन इज एडिंग टू इट। जी इसकी वजह से आपके लंग्स एक हद के बाद काम करना कम कर देते हैं, सीओपीडी होता है, और एंड में जैसे आपने कहा देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग लंग कैंसर। अभी इसमें लंग कैंसर का एक ही प्रॉब्लम है कि देयर आर नो स्पेसिफिक साइंस बट देयर आर इनडायरेक्ट साइंस। अगर आप उसको पहले ही पकड़ लेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप इससे थोड़ा बच सकते हैं। तो नॉर्मली पहला आपका होगा अनएक्सप्लेन वेट लॉस। सडनली आपका वेट लॉस हो रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप चल रहे हैं तो आपको सांस लग रही है जो ठीक नहीं हो रहा है दवाई लेने के बाद। ओके परसिस्टेंट कॉफ और चेस्ट पेन है, कभी कभी खांसी में खून आ गया, विच इज अ वेरी बिग वार्निंग साइन। तो ये बेसिक सिम्टम्स है। और अगर आप बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे HRCT चेस्ट है विच इज लो रेडिएशन, और अगर जिसको ये हाई रिस्क है जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनको साल में एक बार अगर ये स्कैन करेंगे तो ये बीमारी जल्दी पकड़ में आ सकती है और उसका आप सही वक्त पे इलाज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, सो डॉक्टर सुलेमान, मुझे ये जानना था कि कई पेरेंट्स जब मेरे रूम पे आते हैं, मेरे ओपीडी में आते हैं, तो उनकी एक शिकायत रहती है। वो कहते हैं कि जब से मेरा बेटा या बेटी इनहेलर में है, उन्होंने काफी वजन गेन कर लिया है। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखो, इनहेलर्स का एक बहुत स्पेसिफिक रोल है। जी अभी आप देखेंगे एयर पोल्यूशन एक एस्पेक्ट है, बट एलर्जी और अस्थमा भी एक उतनी ही खतरनाक प्रॉब्लम है, जिसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के वो आपके फेफड़े को खराब कर सकता है। अभी ये जेनेटिक हो सकता है, किसी किसी को एलर्जी का इशू हो सकता है, कई तरह की एलर्जी होती है। वो उसका अगर आप लिस्ट देखेंगे तो हजारों में जाएगा, बट एनीवेज अगर आपको है तो इसकी वजह से आपकी सांस की नली है, उस लंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाता है। तो वो सूजन कम करने के लिए और लंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए हम इनहेलर्स देते हैं एस्थमेटिक्स को। अभी इसमें कई तरह के होते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम कस्टमाइज करते हैं, जैसे मीटर डोज इनहेलर है जो आप हाथ में लेके आपने फिल्मों में देखा होगा, लोग दबा के यूज करते हैं। यस यस सेकेंड है ड्राई पाउडर इनहेलर, जो एक डिवाइस में कैप्सूल डाल के लेते हैं। तीसरा अभी ऑटोमेटिक आता है कि खाली आप खींचेंगे तो वो अंदर चला जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेब्यूलाइजर है, जो खासकर बच्चों और बुजुर्ग में यूज करते हैं, क्योंकि उनका इनहेलिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होता, तो उनको हम नेब्यूलाइजर के थ्रू देते हैं ताकि उनको लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो बच्चों में खास करके अगर आप देखेंगे जो एलर्जिक है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट शायद मैंने पॉइंट मेंशन नहीं किया कि लेडीज के अंदर स्मोकिंग की मात्रा अभी काफी बढ़ गई है। तो अगर लेडीज स्मोक करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे और फीटस के ऊपर भी आता है, इनफर्टिलिटी भी होता है। तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर एलर्जी वगैरह होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये बच्चे जब 10-11 साल के होते हैं तब तक उनको बार बार एलर्जी, सर्दी या सांस का अटैक आ सकता है। तो ऐसे में नेबुलाइजर देना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे हर बच्चा जो है काफी बार क्लिनिक में जाता है तो पीडियाट्रिशियन उनको नेबुलाइजेशन देते हैं। सेम गोज फॉर जो बुजुर्ग होते हैं। पर जिसको अस्थमा है, अभी अस्थमा में हम एक पल्मनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं टू फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज इट कि अस्थमा, सीओपीडी जो भी है, ताकि हमें पता चले कि लंग कैपेसिटी कितना है, और वो सूजन कम करने के लिए वी प्रिस्क्राइब इनहेलर्स। अभी हमारा सबसे बड़ा मिथ ये है, जैसे आपने कहा, एक तो इनहेलर्स लेंगे तो हमें जिंदगी भर इनहेलर लेना पड़ेगा, और दूसरा इनहेलर लेने के बाद वजन वगैरह बढ़ सकता है और उससे हमको नुकसान होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इनहेलर्स एक जरूरत है। इट इज नॉट समथिंग विच वी आर जस्ट गिविंग यू फॉर द सेक ऑफ इट। वो लेंगे तो आपकी जो सूजन है वो कम होगी और आपका अस्थमा कंट्रोल में रहेगा। अभी आप जो वजन बढ़ने की बात करते हैं वो नॉर्मली होता है स्टेरॉइड्स की वजह से। अब स्टेरॉइड्स भी दो तरह के आते हैं, एक आप ओरली मुंह से लेते हैं, और दूसरा इनहेलर में जो है वो माइक्रो डोजेस होते हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में। तो ये लेने से आइडियली सब में वेट गेन नहीं होता, बट अगर आप हाई डोजेस में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं तो देयर आर चांसेस के सम व्हाट वेट गेन में अकर। बट जो मेन वेट गेन है वो अगर आप ओरल स्टेरॉइड्स लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उससे आपका वजन ज्यादा बढ़ेगा, और उसके अलग ही साइड इफेक्ट्स है जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इनहेलर्स बहुत जरूरी है, बट
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जिस तरह से जो टेक्निक है वो सही तरह से मैंने देखा है कि पेशेंट्स लेते नहीं है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा नुकसान होता है। अगर वो अंदर नहीं जाता है, आपके मुंह में रह जाता है, तो पूरा छाले आ जाते हैं, फंगस हो जाता है, और इधर अटक जाने से फेरिंजाइटिस होता है। तो आपको चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता और आप डोज बढ़ाते जाते हैं और उसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इनहेलर्स का टेक्निक जरूरी है। और दूसरा, जो ड्यूरेशन के लिए आपके फिजिशियन ने बताया वो आपको लेना चाहिए, बिकॉज फिर आपका मिथ सही होता है कि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, वापस अटैक आया तो वापस लेते हैं, तो आपको लगता है यू बिकम एडिक्टेड टू इट। अभी वो एडिक्शन नहीं है, वो आपकी नीड है। तो आप ये समझिए कि वो जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देते हैं। वंस यू आर बेटर, वो डॉक्टर डेफिनेटली आपके डोज कम करेंगे। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अस्थमा इज टोटली रिवर्सिबल, यानी आपका लंग फंक्शंस पूरा नॉर्मल हो सकता है अगर आपने सही तरह से इलाज किया। तो इसीलिए इसको ध्यान में रख के सही तरह से, जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये जो इनहेलर लेने पे एक मोटापा बढ़ता है, ये एक मिथ है। हाँ, इनहेलर से, इनहेलर से, हाँ। या बट ओनली इफ इट इज इन हाई डोज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, It तो can be. किसी 10-20% में थोड़ा बहुत वेट गेन हो सकता है। ओके, फाइन। सो डॉक्टर सुलेमान, अब आप हमें ये बताइए कि जब भी हम सड़कों में जाते हैं, हम देखते हैं कि कई पब्लिक प्लेसेस में कबूतरों को फीड किया जा रहा है, और वहीं दूसरी जगह हम ये सुनते हैं कि कबूतर से हमारे काफी लंग इश्यूज बन सकते हैं। आपका इसमें क्या कहना है? देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कई सालों से आप देखेंगे कि पिजन्स को फीड करने में आता था, जी। और हमारे पास सडनली केसेस आने लगे निमोनिया के Okay. लंग्स में। और जब हमने इवेल्युएट किया, और वो स्टडीज भी काफी है जिससे पता चलता है कि पिजन्स के जो ड्रॉपिंग्स है, या पिजन जब फ्लाई करते हैं तो उनके फेदर्स है, तो उसको अगर आप इनहेल करते हो तो ये लंग्स में जाके आपके लंग्स को सुखा देता है धीरे धीरे। और अगर नहीं वक्त पे अगर आपने इलाज किया, इट इज प्रोग्रेसिव, और इसका फिर एंड में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, आपके दोनों लंग्स सूख जाएंगे। अच्छा। तो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। तो पिजन ड्रॉपिंग्स है, पिजन को फीड करना, इट कैन लीड टू अक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस, दैट इज द टेक्निकल वर्ड जो हम बोलते हैं, जो पिजन ड्रॉपिंग से होते हैं। और उसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली स्टेरॉइड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, लेकिन अगर आपने बंद नहीं किया तो इट कैन जस्ट डिस्ट्रॉय योर लंग, और एंड में फिर वो लंग ट्रांसप्लांट का आ सकता है। बट इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, सिर्फ पिजन से नहीं, कुछ ऑक्यूपेशन से भी है। जैसे मैंने आपको अर्लियर बोला, कॉटन वर्कर्स है जो कोल माइंस में काम करते हैं, एस्बेस्टोस है, तो ये सब भी आपके लंग्स को इक्वली अफेक्ट करते हैं। अच्छा। दूसरा, पेट्स है, हमने इसके बारे में मैंने बताया नहीं, लेकिन जो फरी पेट्स रहते हैं, जी जी। कैट्स है, पर्शियन कैट्स, और ये सब के फर्स है, इससे भी एलर्जी बढ़ सकती है और आपके लंग्स के ऊपर इसका इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए कई बार पेशेंट्स आते हैं, हम डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि दे हैव पेट्स इन देयर हाउस, एंड इसकी वजह से उनका अस्थमा या एलर्जी कंट्रोल में नहीं आता है, एंड लंग्स स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड। तो कई बार ऐसे होता है कि वो डॉक्टर बदल देते हैं लेकिन पेट्स को नहीं बदलते। तो इसीलिए ये एक जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि these are all things which can lead to a group of illnesses what is called interstitial lung disease। और ये आजकल बहुत ही कॉमन है। अगर आप देखेंगे, कई लोग जो ऑक्सीजन पे है, उसका रीजन यही है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक कोई इलाज नहीं है, एंड अगर वक्त पे नहीं ट्रीटमेंट किया तो ऑक्सीजन देना पड़ सकता है, एंड लास्ट अगर कुछ नहीं है then you go on to lung transplant। I have to tell, pet lovers are very serious with their pets. Agreed। And I completely agree, they will change their doctor but they will not change the pet। बट इसके बारे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर अवेयर अबाउट, जिसको खास करके एलर्जी, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, बट जिसको एलर्जी, अस्थमा है, उनको कभी कभी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आपने बताया ये लंग ट्रांसप्लांट के बारे में, I hardly think that common public is aware about it। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या लंग ट्रांसप्लांट हमारी इंडिया में होता है और ये कब किया जाता है? Oh yes, डेफिनेटली इंडिया में होता है। इट्स एन अपकमिंग थिंग, पहले वेस्टर्न कंट्रीज में था, लेकिन अभी जैसे ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हाइपरसेंसिटिविटी, निमोनाइटिस के मात्रा बढ़ गए हैं, सो ये प्रोसेस अभी इंडिया में भी होता है, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में है, साउथ में भी, चेन्नई में भी होता है, एंड समटाइम्स यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स ऑल्सो अगर सही वक्त पे ट्रांसप्लांट अगर हम करते हैं। सो डेफिनेटली इट इज अवेलेबल, एंड आई थिंक इंडिया इज डूइंग क्वाइट वेल
ये फील्ड में, और अभी काफी हॉस्पिटल स्पेसिफिकली इसके ऊपर भी कंसंट्रेट करते हैं। एक स्पेशल टीम होती है जो असेस करते हैं कि आपके बाकी कुछ बीमारियां है, आप फिट है कि नहीं, फिर जो डोनर लंग लाना है, और ये सब फॉर्मेलिटीज के बाद अगर आप फिट है तो लंग ट्रांसप्लांट डेफिनेटली पॉसिबल है। What is the success rate of this lung transplant? सी डिपेंड्स अपॉन एज, वेरियस फैक्टर्स। आपको एज, आपकी इलनेस कितनी सीवियर है, आपको अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, तो ये सब फैक्टर्स विल डिटरमाइन द सक्सेस रेट, और आपका एज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, सो दैट डिटरमाइंस द सक्सेस रेट ऑफ the lung transplant. Abhi it is very nascent to give you a very concrete thing, but definitely India में it is coming up in a very big way. Wow, that's nice. तो आज हमने इस पॉडकास्ट में लंग्स के बारे में समझा, उसके प्रिवेंशन के बारे में समझा, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन जो लंग्स को अफेक्ट करता है उसके बारे में समझा, होम रेमेडी के बारे में समझा, स्लीपिंग पोजीशन के बारे में समझा, और कुछ लंग ट्रांसप्लांट के बारे में बाय आवर रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुलेमान। और आई एम रियली थैंकफुल दैट वो हमारे पास आए और इतने खूबसूरत तरीके से इतना अच्छा इंसाइट हमें देके गए। और आप हमें कुछ कहना चाहेंगे फाइनली? आई थिंक मैंने कोशिश की है कि जो जानकारी मैं दे सकूं अवेयरनेस के लिए, मेरी कोशिश यही थी। एंड मैं इतना कहूंगा कि आप लंग्स का जो नेचुरल तरीका है डीप ब्रीदिंग का करिए, आपका मन और तन दोनों शांत रहेंगे। और अगर आप स्मोकिंग से उम्मीद करते हैं कि वो आपसे वफा करेंगे तो आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होगा, बट बेवफाई जरूर होगी। थैंक यू सो मच।